ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसका जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमने देख लिया था कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। फर्स्ट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें हमें एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायर्ड हो फ्लेक्सिबल होने के लिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए, दैट्स कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं हो, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प हम जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ करते हैं, जो मूवमेंट्स करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट इज मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ में लिए जाते हैं वो देखेगा। 4 टाइप्स के मेथड्स हैं जनरली यूज़ में लिए जाते हैं। फर्स्ट इज बैलिस्टिक मेथड्स। Ballistic method, the movement is performed with a swing in a rhythmic way. The related joint is stretches with a swing. The stretching exercise can be performed rhythmically with a count. ठीक है, जो हम मूवमेंट करते हैं, जो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, वो स्विंग और एक रिदमिक वे में करते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट इज परफॉर्म विद अ स्विमिंग इन अ रिदमिक वे के अंदर हम उस चीज को परफॉर्म करते हैं। एट ईच काउंट द जॉइंट इज स्ट्रेच्ड टू द मैक्सिमम लिमिट एंड देन इट इज अगेन फ्लेक्स्ड। ठीक है, जॉइंट अपने मैक्सिमम लिमिट तक मूव करे और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशंस में हम उसको ले आए। Before performing such exercise, appropriate warm-up is essential because these are maximum chance of overstretching of a joint. ठीक है, प्रॉपर वार्म अप आपको होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप इस तरह की एक्सरसाइजेज करें, स्विंग के साथ एक रिदमिक वे में एक्सरसाइज करें, तो आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर ले, जिससे कि इंजरीज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं। ओके, द नेक्स्ट इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड से आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या होता होगा। देखिएगा क्या होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड्स इन्वॉल्व ग्रेजुअली easing into the stretch positions and holding the position. The amount of time a static stretch is held depends on one's purpose. If it is a part of cool down, then the stretch should be held for 10 seconds. ठीक है, क्या होता है इसमें? ईजिंग इनटू द स्ट्रेच पोजीशन एंड होल्डिंग द पोजीशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें रिदमिक वे नहीं चाहिए होती है, इसमें हम स्टैटिक फेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, और एक पोजीशन में आने के बाद में अपने आप को होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या दिया हुआ है कि अगर हम किसी को स्ट्रेच करते हैं तो जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एक मूवमेंट पे आ गए, तो वहां पे 10 सेकेंड्स तक हमें होल्ड करके रखना है। इफ इट इज टू improve द रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देन द होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स। पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 10 सेकेंड से। फिर जब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को इम्प्रूव कर ले, अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज एबिलिटी को इम्प्रूव कर ले, तो आप इसको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखें। इन स्टैटिक स्ट्रेचिंग it is advised to move further into the stretch positions at a stretch sensation comes to a lower level. Okay, the next is static के बाद में dynamic stretching method. डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड्स के अंदर क्या आएगा देखिएगा। डायनेमिक स्ट्रेचिंग कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड लेग एंड आर्म स्विंग्स दैट टेक यू जेंटाइल टू द लिमिट ऑफ योर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, आप यहाँ पे अपने स्विंग कर सकते हैं लेग एंड आर्म्स को डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड्स के अंदर। डायनेमिक स्ट्रेचिंग के अंदर यहाँ पे आप अपने लेग्स एंड आर्म्स को स्विंग कर सकते हैं, बट एक लिमिट ऑफ रेंज तक। ठीक है, एकदम इतना नहीं करना है कि आपको कुछ इंजरीज हो जाए, इतना करना है जहां अब तक आपकी रेंज है। इफ एन इवेंट रिक्वायर्स अ डायनामिक मूवमेंट, इट इज अप्रोप्रिएट टू कंडक्ट डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्टार्ट विद द मूवमेंट एट हाफ स्पीड फॉर अ कपल ऑफ रिपीटेशंस एंड देन ग्रेजुअली वर्क अप टू फुल स्पीड। ठीक है, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, हाफ ऑफ स्पीड से करना है, जितने आप कर सकते हो उससे थोड़ा कम में करना है। फिर धीरे धीरे जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करने लग जाए, जब आप मूवमेंट के साथ में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? अपनी स्पीड को फुल कर सकते हैं एंड में। नेक्स्ट इज proprioceptive neuromuscular facilitation technique. This techniques or method is used by advanced sports person for gaining flexibility. PNF involves, PNF जो हमारी ये टेक्निक है, proprioceptive neuromuscular facilitation techniques जो है,
PNF involves the use of muscles contractions before the stretch in an attempt to achieve maximum muscles relaxation. The following procedure used for PNF technique. ठीक है, PNF टेक्निक के लिए जो प्रोसेस यूज में लिया जाता है वो ये है कि just a minute. You move into the stretch position is that you may feel the stretch sensation. ठीक है, आपको वहां तक मूव करना है जहाँ पे आप स्ट्रेच को सेंसेशन कर सके, अपने आप को सेंस कर सके, उस चीज को फील कर सके. योर पार्टनर होल्ड द लिम्ब इन दिस स्ट्रेच पोजिशन. ठीक है, आपको वहां पे होल्ड करके रखेगा आपका पार्टनर. You then push against your partner by contracting the antagonistic muscles for 6 to 10 seconds and then relax. During the contractions your partner aims to resist any movement of the limb. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपको पार्टनर आपके लिम्स को आपको होल्ड करके रख रहा है उस पोजिशन में लिम्स को, तो क्या करना है, आप उसको पुश करेंगे 6 to 10 सेकेंड्स तक और उसके बाद में अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे. ठीक है, next your partner then moves the limb further into the stretch until you feel the stretch sensation. ठीक है, आपको वापस से वही उस पोजीशन में लेकर के आएगा. आपका पार्टनर आपको वहां तक मूव करेगा जहां तक आप सेंसेशंस फील ना करें. ठीक है, then again go back to number second to repeat the same procedure. Repeat the whole procedure for 3 to 4 times. ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर पीएनएफ टेक्निक का. पीएनएफ टेक्निक में आपको क्या करना है, पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, पार्टनर की रिक्वायरमेंट में जब वो आप अपने आप को मूव करेंगे तो वो आपको आपका पार्टनर आपके जॉइंट्स को इतना मूव करे कि आप एक जगह पे जाकर सेंसेशन फील करें. जब सेंसेशन फील करने लग जाएंगे तो आप वहाँ पे 10 सेकंड्स तक, मैक्सिमम 10 सेकंड्स तक, 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड जितना भी सेकंड्स आप होल्ड करके रख सकते हैं वहाँ तक रखें. फिर आप वापस रिलैक्स पोजीशन में आ जाए. इस तरह के आप इसको 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, तब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू द PNF टेक्निक. ओके, सम गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग और इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटीज. ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है. फर्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शुड बिगिन बिफोर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी से पहले आपको करनी है फ्लेक्सिबिलिटीज, क्योंकि क्या है कि उसके बाद में आप जब आपको प्यूबर्टी लेवल आ जाता है तो बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती, वो उसी से मसल्स लीन बॉडी बन जाती है. इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी बाय एडल्ट्स. इट इज़ डील इफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज आर बिगन from adolescence itself. The flexibility of other joints can be improved during adolescence and even after that. ठीक है, सिंपल है, आपको प्यूबर्टी से पहले ही करना चाहिए. एडल्ट लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं लेकर के आ सकते. Okay, second, flexibility is most likely to be reduced if the exercises are not performed to maintain it. ठीक है, तो flexibility is most likely to be reduced if the exercises are not performed to maintain it. The next is the exercises for improving flexibility. Just a minute. The exercises for improving flexibility should be performed after a complete warm-up. If proper warm-up is not performed, there may be maximum chance of overstretching the muscles. There may be injury of the muscles, ligaments और joint. Okay? तो जब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें तो आपको प्रॉपर वार्म अप, जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ वाली एक्सरसाइजेज हैं, जो मेथड्स से अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने आप को प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए. अगर विदाउट वार्म अप आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप फ्लेक्सिबिलिटी ही की बात नहीं है, दूसरी एक्सरसाइजेज की भी बात है. तो अगर दूसरी एक्सरसाइजेज भी आप कर रहे हैं तो क्या होगा कि विदाउट वार्म अप आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं. आपके मसल्स में इंजरीज हो सकती है, लिगामेंट्स में इंजरीज हो सकती है, जॉइंट में इंजरी हो सकती है. क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके को तो ओवर स्ट्रेचिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Next is exercises for the development of flexibility should be performed when the sports person is fresh. फ्रेश होना चाहिए, टायर्डनेस नहीं होनी चाहिए. अगर आप टायर्डनेस वाली पोजीशंस के अंदर ये करते हैं या फटीग वाली स्टेज के अंदर आप करते हैं तो आपको इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं और आप अपनी मैक्सिमम लिमिट तक भी स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं. द नेक्स्ट इज डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. Dynamic flexibility is more beneficial than the static flexibility in the field of games and sports. ठीक है, तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा लेकर के आनी है, क्योंकि स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटीज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं
गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि आप खड़े खड़े कोई चीज़ थ्रो नहीं कर सकते ना कुछ कर सकते हैं, आपको मोशंस की ज़रूरत होती है, इसलिए डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जो स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जो स्पोर्ट्स आप खेलना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स आप चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के आए, उसके अकॉर्डिंग अपनी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज करें। Next, for effective improvement of flexibility, sufficient number of repetition should be performed. It is recommended that at least 10 to 15 repetition of each exercises should be performed. ठीक है, आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस जो आप कर रहे हैं, उसको आप एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स करें, जिससे कि आप अपने आप को सही से फ्लेक्सिबल कर पाए। अदरवाइज आपने कर लिया, 2 या 3 बार कर लिया, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है जितनी आप उसको कम से कम 10 to 15 बार करेंगे, तब ज़्यादा वो इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट, jerky movements should be avoided while doing the sports exercises for improving flexibility. जर्क, जिसमें जर्क आए, जिसमें झटका लगे, उस तरीके की एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग द फ्लेक्सिबिलिटीज एक्सरसाइजेस। जब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हो तो जर्क से रिलेटेड, झटके से रिलेटेड कोई आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। Next is, if the exercises are performed with the help of a partner, the partner should have proper knowledge about the exercises of flexibility. अगर आप किसी पार्टनर के साथ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जितनी नॉलेज आपको है उतनी नॉलेज उसको भी होनी चाहिए, तभी जा करके आप कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि आपको इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। Next is, after doing any exercises for improving flexibility, the exercises to relax the antagonistic muscles should also be performed. ठीक है, तो जब आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर ले तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी या आपकी मसल्स जो है वो अच्छे से रिलैक्स हो जाए, उनको टायर्डनेस फील ना हो, फैटिग्यू फील ना हो, क्योंकि जब भी आप करते हैं कुछ भी इस तरीके का वर्क तो रेस्ट चाहिए होता है। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी था जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज से ही आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होती है, कोऑर्डिनेशंस बनाना। ठीक है, तो देखिएगा, बिफोर 1980 स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी वर कंसिडर्ड द मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, बट आफ्टर दैट द टर्म एजिलिटी चेंज इनटू कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। 1980s से पहले स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटीज जो थे वो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट माने जाते थे, लेकिन इसके बाद में एजिलिटी को कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के अंदर चेंज कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग ही आप अपनी चीजों को परफॉर्म कर सके। आप तब तक अपनी स्पोर्ट्स को खेल सकते हैं, तब तक आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, तब तक आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जब तक आपकी कोऑर्डिनेशंस अच्छे हों, हैंड आई कोऑर्डिनेशंस, कार्डियोवास्कुलर कोऑर्डिनेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया गया है। सो नाउअडेज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इज यूज्ड अ प्लेस ऑफ एजिलिटी। मेनली कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है, कोऑर्डिनेशन कहाँ से डिपेंड करता है, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड शार्प है तो आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होती है? रिएक्ट करना टू द रेजिस्टेंस। सिंपल है, आपको रिएक्ट करना। बॉल आ रही है तो उसको बैट से हिट करना है, तो वो आप कैसे कर पाओगे? जब आप कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होगा तभी आप बॉल को बैट से हिट कर पाओगे। ओके, the coordinative abilities are those abilities of an individuals which enable the individual to do various related activities properly as well as effectively, efficiently. Our accuracy, rhythm, flow and constancy depend on a coordinative abilities. It is not easy to define coordinative abilities owing to their complex nature. ठीक है, तो आपका रिदम, एक्यूरेसी, फ्लो, कंस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पे डिपेंड करती है। तो जिमरमैन है, उन्होंने क्या बताया था कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के बारे में? Coordinative abilities are understood as relatively stabilized and generalized patterns of a motor control and regulation process. These enable the sportsman to do a group of movements with better quality and effect. ठीक है, तो जिमरमैन ने बताया कि
जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हैं वो कुछ नहीं है और रेगुलेशन प्रोसेस है, मतलब जनरलाइज पैटर्न है मोटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोसेस का, ठीक है। These enable the sports person to do a group of movements with their better quality and effect. Okay. तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कितने टाइप्स की होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज? फर्स्ट है ओरिएंटेशन एबिलिटी। इट इज इट इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ग्रेविटी। ओके, चलिए ये लास्ट टॉपिक है तो हम इसको कल करेंगे, कोई इशू नहीं है। आज एंड करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है आपके चैप्टर का तो कल इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर